बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक न्यू चैप्टर का वो हम स्टडी करेंगे जो हीट इंजन एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में है। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा आप जहन में रखें कि वो क्या था, इसको अगर मैं इसको इन वन लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि वो उसमें ये अगर डेफिनेशन थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए सिस्टम कैन अकर, मीन के किसी इंटरनल सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी वो कब आएगी? एज ए रिजल्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय हीट, बाय वर्क और बाय बोथ। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद हो हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो अगर मैं ये क्या था कि Q डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ही वर्क डन एंड हीट, जो भी इसमें है उसके लिहाज से इसको डिफाइन किया गया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो हीट इंजन के बारे में है कि हीट इंजन क्या होता है एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हीट इंजन को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट टेक in energy by heat and operating in a cyclic process। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करेगी। एक्सपेल्स फ्रैक्शन ऑफ हीट of that energy by means of work, and the net work done by heat engine is carrying a working substance through a cyclic process। इट मीन्स के उसका कहना है कि हीट इंजन जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट करेगी। अब क्या करेगी, कुछ एनर्जी जो हीट आएगी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी हीट जो है वो चेंज होगी वर्क में, और बाकी जो एनर्जी जो होगी वो डेफिनेट बात है कि उसके डिफरेंट वेस्टेज में जाएगी, जिसे कोल्ड रिजर्वायर की बात की जाती है। तो इसलिए वर्क जो होगा, वर्क इज इक्वल टू क्यू एच हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर माइनस क्यू सी, क्यू सी जो है हीट टू कोल्ड रिजर्वायर, where QH is the energy taken from the hot reservoir and Q is the energy expelled to a cold reservoir। यानी कि एक सिस्टम है, हीट इंजन है, वो हीट लेगा, हॉट रिजर्व से हीट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, कुछ वर्क करेगा, कुछ हीट वो वर्क में चेंज हो जाएगी, रेस्ट ऑफ हीट जो है वो मूव टू कोल्ड रिजर्वायर। तो इट मींस के अगर आप इसका सिनेरियो देखें कि इससे यही पता चल रहा है कि कुछ हीट जो हीट वो लेगा, टोटल टोटल हीट वर्क में चेंज नहीं होगी, कुछ हीट रिजर्वायर को जाएगी, इट मीन कि लॉस होगी। इट मीन्स के हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन बाय इंजन ड्यूरिंग वन साइकिल टू एनर्जी इनपुट एट हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल। तो इट मीन्स के एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंजन इंजन के लिहाज से और क्यू एच हॉट रिजर्व से जो हीट है इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच। ये क्यू एच माइनस क्यू सी जो है दैट इज दी यू हीट जो वर्क में चेंज हुई है, जो हीट वर्क में चेंज हुई है वो ये आ गई, और जो हीट क्यू एच टोटल हीट ये थी, इसको यूज किया तो वन माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का, इसकी हीट थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव होगा। आगे ये एक जनरल इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। देखें, ये हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर से हीट जो है वो हीट इंजन को मिलेगी, हीट इंजन उसको प्रोसेस करेगा, इट मींस कि कुछ एनर्जी को वर्क में चेंज करेगा, रेस्ट ऑफ एनर्जी किस में जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर में जाएगी, वेस्ट में चली जाएगी, वो यूज नहीं होगी। तो इस लिहाज से इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं कि इट मींस के कोल्ड रिजर्वायर का होना जरूरी है। विदाउट कोल्ड रिजर्वायर इंजन वर्क नहीं करेगा। आप देखें कि आपने हीट इंजन देखे होंगे, अभी भी हमारे बाज का
जो हिली एरिया है उसमें इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन भी अलग जाता है, हीट इंजन है। हीट इंजन क्या करता है कि वो एनर्जी जो कोयले से पैदा होती है, कोयला हीट है, हीट से जो एनर्जी पैदा हुई वो किसी भी सेंस में उसने यूटिलाइज की, रेस्ट ऑफ हीट जो है वो एनवायरनमेंट को एग्जॉस्ट हो गई, कोल्ड रिजर्वायर को चली गई, इट मींस के वेस्ट हो गई। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होगी। ये इसमें बताया गया है, इन प्रैक्टिस ऑल हीट इंजन expel only a fraction of input energy by mechanical work, consequently their efficiency is always less than 1। वही बात जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इंजन जो है वो एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में तो करेगा लेकिन फ्रैक्शनल सम पार्ट होगा ना, मीन के उसने जो हीट ली है, हीट का कुछ हिस्सा वो वर्क में चेंज करेगा, रिमेनिंग पार्ट जो है वो कोल्ड को चला जाएगा, मीन के वेस्ट हो जाएगा। तो इट मींस कि उसकी एफिशिएंसी जो है लेस देन 100 होगी। फॉर एग्जांपल, ए गुड ऑटोमोबाइल इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। एक गुड ऑटोमोबाइल इंजन है उसकी एफिशिएंसी 20 है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 to 40% है। ये प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। हीट इंजन हैज 100% एफिशिएंसी, मैंने कहा हीट इंजन एफिशिएंसी 100% कब होगी, जब E इज इक्वल टू 1। E इज इक्वल टू 1 क्या मतलब कि QC और QH इक्वल हो जाए, नहीं सॉरी ये जीरो, यानी कि जो हीट कोल्ड रिजर्वायर को जा रही है ये जीरो हो जाए। जब QC जीरो होगा तो इट मींस कि तमाम का तमाम वर्क, हीट जो है वर्क में चेंज हो गई, तो ये इम्पॉसिबल है। तो अब यही वो अर्ज कर रहा है कि हीट इंजन हैज 100% एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 ओनली इफ QC इज इक्वल टू 0, that is if no energy is expelled to the cold reservoir, in other words heat engine with perfect efficiency would have to expel all the input energy by a work। यानी कि एक आइडियल बात की जा रही है ना, कि आइडियल बात क्या है कि हीट एनर्जी, हीट इंजन हीट ले तो और हीट को तमाम की तमाम हीट को यूटिलाइज कर दे, इसको चेंज कर दे वर्क में। ऐसा तो नहीं होता। अब मैं इसको जनरल एग्जांपल देता हूं, आप खाना खाएं, आप खाना खाएं और तमाम की तमाम खाना जो है आपका डाइजेस्ट होकर आपकी एनर्जी बन जाए, आपका वेस्टेज ना हो, आपको वॉशरूम जाना ही ना पड़े, ठीक है। तो इट मींस ये इम्पॉसिबल है ना कुछ तो वेस्ट होगा। इट मींस कि वो जो खाना आप खा रहे हैं, ये खाना आपका 100% वर्क में चेंज नहीं हो रहा, कुछ हिस्सा एग्जॉस्ट हो रहा है, जितना उसको यूज करना है बाकी वो एग्जॉस्ट में जा रहा है। इट मींस कि आपका खाना 100% जो है वो वर्क में चेंज नहीं हो रहा। तो यही एक जनरल मैंने जस्ट लाइफ कॉमन लाइफ की एग्जांपल दी है, लेकिन इधर जो एग्जांपल वही है कि उस हीट इंजन ने हीट ली, उसको 100% वर्क में नहीं चेंज किया, जितना कुछ परसेंटेज उसने वर्क में चेंज की, रेस्ट ऑफ जो है उसने वेस्ट कर दी। जैसे उसने बताया कि 20% जो है हीट इंजन ऑटोमोबाइल करता है और जबकि 35 to 40% जो है ये जो डीजल इंजन होते हैं ये इसको हीट को वर्क में चेंज करते हैं। एट द एंड अब हम अपनी एक्चुअल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक ने जो डिफाइन किया वो क्या था, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन। कहते कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा इंजन बना लिया जाए ऑपरेटिंग इन ए साइकिल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द इनपुट ऑफ द एनर्जी। कि ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है कि वो हीट ले और तमाम का तमाम वर्क में चेंज कर दे, मीन के रिजर्वायर हो ही ना, वेस्ट हो ही ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड परफॉर्म ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, इट इज इम्पॉसिबल, करके ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी मजीद देखें, ये इम्पॉसिबल है। देखिए कि तमाम ये हीट ले और तमाम का तमाम वर्क में कर दे, हॉट रिजर्वायर हो ही ना, कोल्ड रिजर्वायर मौजूद ही ना हो सिस्टम में, दैट इज इम्पॉसिबल। आप देखें गाड़ी में सिलेंसर हो ही ना, अगर गाड़ी का सिलेंसर को आप ब्लॉक, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, अगर उसके सिलेंसर को ब्लॉक कर दें तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, चलेगा। जब तक रिजर्वायर नहीं होगा वो सिस्टम, वो इंजन नहीं चलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि यही इसने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। इसका मतलब कहने का है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि तमाम की तमाम हीट को वर्क में चेंज कर दिया जाए, कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। वो डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी पर कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो ये मेन तमाम स्टोरी थी हीट इंजन की। उम्मीद है कि आपको इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट
टॉपिक जो है ये सॉरी इससे ही रिलेटेड एक एग्जांपल है 22.1 एन इंजन ट्रांसफर टू 10 power 3 joule of energy from a hot reservoir during a cycle and transfer एज एग्जॉस्ट टू कोल्ड रिजर्वायर। इसको एग्जॉस्ट करता था। इसके कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं लिखे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपके एग्जाम का हिस्सा होगी। तो ये आप खुद सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल ही है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत इजी टॉपिक है वो भी, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर्स। ये आपने एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि हीट पंप्स क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्या होता है। इधर हम फर्दर एक नए पैटर्न से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। करके इन रेफ्रिजरेटर ए हीट पंप द इंजन टेक एनर्जी फ्रॉम ए कोल्ड रिजर्वायर एंड एक्सपेल एनर्जी टू ए हॉट रिजर्वायर। देखें, रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि उल्टा काम करता है। जैसे हीट इंजन क्या करता था कि मैंने के इंजन जो कि वो हॉट रिजर्वर से हीट लेता था, उसको वर्क में चेंज करता था, कोल्ड को दे देता था। लेकिन इधर उल्ट हो गया कि हीट एनर्जी, हीट इंजन, हीट से एनर्जी उल्ट प्रोसेस होगी। कह रहे कि हीट पंप द इंजन टेक एनर्जी फ्रॉम ए कोल्ड रिजर्वायर। उधर क्या था, कोल्ड रिजर्वायर को एनर्जी ट्रांसफर की जा रही थी, इधर से ली जा रही है, एंड एक्सपेल एनर्जी टू द हॉट रिजर्वायर। इधर उल्ट हो गया ना, हॉट एनर्जी को हॉट रिजर्वायर को एनर्जी एक्सपेल की जा रही है, जबकि जबकि उधर हॉट रिजर्वायर से एनर्जी ली जा रही थी, विच कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ द वर्क इज डन ऑन द इंजन। करके ये उसी वक्त ही मुमकिन होगा कि जब आप देखें, अगर आपने एक बनाना है, स्लाइड है, स्लाइड आप बच्चों की आपने छोटे हुए लेते होंगे, स्लाइड से आपने ऊपर से नीचे आना है तो आप जस्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, कोई एक्सटर्नल वर्क करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे से ऊपर जाना है तो यू नीड टू डू वर्क, आपको कोई जोर लगाना पड़ेगा, आपको अपनी इंटरनल एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तो फिर ऊपर जाएंगे। तो यही बात है, अगर आपने कोल्ड से हॉट की तरफ जाना है तो यू नीड टू डू वर्क, आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। लेकिन हॉट से कोल्ड की तरफ आने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। द फर्स्ट लॉ, वी नो दैट द एनर्जी गिव अप द हॉट रिजर्वायर मस्ट इक्वल टू सम ऑफ द वर्क डन एंड द एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है ना कि जो एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, सम ऑफ वर्क डन एंड द एनर्जी की इक्वल होती है। देयरफॉर द रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी। कहेंगे वो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होगी, सो नीड टू डू वर्क। इन प्रैक्टिस इट इज डिजायरेबल टू कैरी आउट दिस प्रोसेस विद ए मिनिमम वर्क। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। इफ द प्रोसेस कुड बी अकम्प्लिश्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क, द रेफ्रिजरेटर और हीट पंप वुड बी परफेक्ट। अगर कोई ऐसा सिस्टम बना ले कि आप काम किए बगैर, मैंने क्या, आपको रेफ्रिजरेटर को चलाना है तो आप कंप्रेसर ही ना लगाएं, उसका कंप्रेसर काम करता है ना। अगर आप देखें कि घरों में रेफ्रिजरेटर, किसके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, एसी नहीं है। अब मेन इसका सोर्स क्या है, पंप, जिसको हम वो जो मैंने अभी जो कंप्रेसर जिसे कहते हैं, अगर वो ना हो तो फ्रिज चलेगी, कभी नहीं चलेगी। मेन अगर क्या ना, फ्रिज का दिल जो है ना वो कंप्रेसर है। अगर कंप्रेसर खराब हो जाए, फोत हो जाए, समझो फ्रिज फाड़े गए। ठीक, एक्सपेंसिव पार्ट भी यही होता है। तो यही इसमें लिखा है कि इफ प्रोसेस कुड बी कम्प्लीट, अगर आपको कह रहे हैं कि कंप्रेसर की जरूरत ही ना हो, आपको एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं हो, तो फिर इसका मतलब आपकी फ्रिज आइडियल होगी कि आपको एक्सटर्नल काम की जरूरत नहीं है। अगेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच डिवाइस वुड बी इन वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ, और ये इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा कोई डिवाइस बना लें कि आपको एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत ही ना हो, जो ये वायलेशन है सेकंड लॉ की। तो फिर ये न्यू साइंटिस्ट है कैल्सियस स्टेटमेंट क्या कहती है, ये पीछे जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी अगर आपको याद हो, ये केल्विन प्लांक थी। अब जो नेक्स्ट थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक मशीन whose sole effect is to transfer energy continuously by heat from one object to another object at higher temperature without input of energy. कह रहे कि it is impossible, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एनर्जी ट्रांसफर करें from cold to hot without work. It is impossible. So
तो ये न्यू स्टेटमेंट है, तो ये इसमें रेफ्रिजरेटर में भी यही सिस्टम होता है। इन सिंपलर टर्म्स, एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर स्पॉन्टेनियसली बाय हीट फ्रॉम ए कोल्ड ऑब्जेक्ट टू ए हॉट ऑब्जेक्ट। वर्क इनपुट इज रिक्वायर्ड टू रन ए रेफ्रिजरेटर। इट मींस इन शॉर्ट कि अगर रेफ्रिजरेटर को आपको रन करना है तो यू नीड टू डू वर्क, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें, कह रहे कि ये पंप, ये जो ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल है? कि कोल्ड रिजर्वायर से आप हॉट की तरफ जा रहे हैं और कोई वर्क ही नहीं हो रहा, इम्पॉसिबल है। जबकि ये है कि इस पर वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क होगा तो फिर कोल्ड से आप हॉट की तरफ मूव कर पाएंगे। तो दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे मजीद इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, मैंने कहा एफिशिएंसी। द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट पंप इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ए नंबर। Effectiveness of a heat pump is described in terms of number called coefficient of performance. It means, in short, in other words, efficiency. COP is similar to thermal efficiency for heat engine in that the ratio of the what you gain and what you give. ये thermal efficiency, the what you gain and what you give. क्या लिया क्या दिया, ठीक है। For heat pump operating in cooling mode, what you gain in energy is energy and removed from the cold reservoir. तो COP क्या होगा, इसका रिलेशन फिर एनर्जी ट्रांसफर्ड एट लो टेम्परेचर, वर्क डन ऑन दी पंप, तो QC ओवर W इसका रिलेशन निकल आएगा। ये आपने मेमोराइज रखना है। ए गुड रेफ्रिजरेटर शुड हैव हाई COP, टिपिकली 5 to 6। ये इनके इसकी एफिशिएंसी जो होगी 5 to 6, गुड रेफ्रिजरेटर की ये कंडीशन है। इन the heating mode, the COP of heating pump is defined as the ratio of the energy transfer to hot reservoir to work required to transfer that energy. COP, heating mode, energy transferred at high temperature or work done on heat pump is QH over W। मैंने कि ये हीटिंग मूड में है, ये कूलिंग मूड के लिहाज से बयान किया गया है। इन इफ द आउटसाइड टेम्परेचर इज 25 Fahrenheit या -4 डिग्री और हायर, ए टिपिकली वैल्यू ऑफ COP फॉर हीट पंप इज अबाउट 4। That is amount of energy transfer to the building is about 4 times greater than the work done by the motor in the heat pump. तो ये शॉर्ट सा इसकी एफिशिएंसी के लिहाज से था इन कोल्ड मूड में एंड इन हीटिंग मूड। आगे इसके एक एग्जांपल है, ये भी आप खुद से ही करेंगे, गिवन की हुई है, आप इसको देखिएगा। जहां आपको समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम अब कंसीडर कर लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में। तो ये एग्जांपल भी आप 22.2 को देखिएगा। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर था, 2 टॉपिक थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इसको तो जैसे इसकी वीडियो के बाद भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।